नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि खरीफ की शुरुआत हो चुकी है। भाई, हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे अपने खेतों से भरपूर पैदावार प्राप्त हो। उसके लिए हम बहुत सारे जतन भी करते हैं, लेकिन कहीं से एक कीट आता है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। तो इसका क्या उपचार है? इसका उपचार है समन्वित कीट प्रबंधन। समन्वित कीट प्रबंधन क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों करवाना चाहिए, यही आज का विषय है कि खरीफ की फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन किस प्रकार से हो। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर संजय वेंशमपायन। ये कीट वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो फसल उत्पादन है उसमें जो पौध संरक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों होना चाहिए? जी हाँ, किसान भाइयों, फसल उत्पादन में पौध संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अधिकतर हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन के लिए बहुत सारे दवाइयों का उपयोग करते हैं, या शुरुआत में जो अलग नई नई जातियों का उपयोग करते हैं, अत्यधिक सिंचाइयों का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फसल की जो खुद की एक रक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर हो जाती है और उसमें तरह तरह के फिर कीड़ों का आक्रमण हो जाता है और फसल कमज़ोर हो जाती है जी। और इसीलिए फसल को सुरक्षित रखने के लिए, कीटों से सुरक्षित रखने के लिए केवल कीटनाशक ही नहीं का उपयोग करते, अन्य विधियां हैं और इन विधियों के लिए, इसके लिए समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति हमें आवश्यक है। जी, तो समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति होती क्या है, अगर आप इसको विस्तार से समझाएं तो। जी हाँ, समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति किसान भाइयों अभी कई सारे कृषि विभाग द्वारा या कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी पिछले कई सालों से आपने सुना होगा आईपीएम का, जो आईपीएम के शब्द से नाम से जाना जाता है, तो इसी को हिंदी में समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि केवल कीट नियंत्रण के लिए किसान भाई अधिकतर हम क्या करते हैं कि जरा सा कीड़ा दिखा नहीं कि हम केवल कीटनाशकों को डालने के लिए उसकी बात करते हैं। हाँ, लेकिन अन्य पद्धति से भी बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा हमारा कीट नियंत्रण या कीट प्रबंधन हो सकता है। इस बारे में हमें ध्यान ही नहीं जाता और ये अन्य विधियों को ही जो है मिला जुला कर कीट समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वो विधियां कौन कौन सी होती हैं? जी हाँ, जैसे कि नाम है समन्वित मतलब इंटीग्रेटेड, सब विधियों को एक साथ उपयोग में लाना। अच्छा जी। तो समन्वित कीट पद्धति, आजकल नियंत्रण शब्द नहीं करते क्योंकि नियंत्रण नहीं करते, हमें उनका एक प्रबंधन करना है। अच्छा। तो समन्वित कीट प्रबंधन पद्धति में ऐसी विधियां, जो कई सारी विधियां जो कीट नियंत्रण में है, कीट प्रबंधन में, उन विधियों को एक साथ उपयोग में लाना समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति कहलाती है। और इसमें कई अलग अलग पद्धतियां बहुत सारी हैं और उसको कीट प्रबंधन के लिए हमें शुरुआत से बोनी से लेकर, यानी जमीन की जुताई से लेके कटाई तक जितनी इसके पद्धतियां रहती है जिससे हम कीट प्रबंधन कर सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि खरीफ की जो मुख्य फसल है वो सोयाबीन है, और सोयाबीन की जो पैदावार है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कीट हैं, उनके बारे में आप विशेष बताएं। जी हाँ, पहले सोयाबीन में जो कीट प्रबंधन, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कृषक भाइयों को कि जो समन्वित कीट नियंत्रण पद्धतियाँ क्या हैं वो उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा मैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति, जैसे कि हमको खरीफ का मौसम आया हुआ है और अधिकतर किसान मई बोनी का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। तो बोनी में सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि एक बीज उपचार, जैसे अच्छा। बीज उपचार भी एक कीट नियंत्रण पद्धति के समन्वित पद्धति में एक उसका अंग है। जी। बीज उपचार हुआ जिसमें, और या अन्य यांत्रिक विधियों में जैसे कि प्रकाश प्रपंच का उपयोग करेंगे या फेरोमोन प्रपंच का उपयोग करेंगे, या और जैविक पद्धति है जी। या जो कल्चरल पद्धति कहलाती है जिसमें गुड़ाई से या इससे भी कीट नियंत्रण हो जाता है, या खाद कम ज़्यादा करने से भी कीट नियंत्रण, ये अलग अलग पद्धतियाँ कीट नियंत्रण की समन्वित कीट नियंत्रण पद्धति में आती हैं। अच्छा जी। तो इन विधियों को थोड़ा सा मैं और विस्तार से बताना चाहूँगा कि जैसे हम यदि कोई फसल है अधिक यदि यूरिया डाल देते हैं तो उसमें रस चूसक कीड़े अधिक लग जाते हैं। हाँ जी। जैसे कि धान हुई या हमारे सोयाबीन की फसल हुई या कपास हुआ, तो इसमें जैसे अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी, इसलिए जितनी अनुशंसा वैज्ञानिकों द्वारा जितनी अनुशंसित मात्रा है खाद की
या दवाइयों इसकी, तो उतनी ही डालें अनुशंसित। जी, ये जी। थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो उसमें हमारे कीट प्रबंधन में भी फर्क पड़ जाता जी, है। हम किसान भाइयों को इस तरह से समझा सकते हैं कि खाना कम भी नुकसानदायक है और अति भी जी नुकसानदायक हाँ, है। बिल्कुल तो बिल्कुल जितनी बिल्कुल। अनुशंसा की गई है उतनी ही दवाई दें। जी हाँ। और इसके अलावा ये तो एक सामान्य सी बात की, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि ताकि खाद मात्रा भी जितनी डालें व्यवस्थित रूप से डालें। और दूसरा है कि जैसे बीज उपचार के बाद बीज उपचार है, या बीज उपचार के बाद जैसे बीज उपचार भी करना क्यों जरूरी है, हाँ जी। ये भी इसी के एक पद्धति का ही एक अंग है जी जी। कि बीज उपचार करने से बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है कि बीज उपचार में एक तो हमारा जो बीज स्वस्थ रहता है, उसमें अंदर में जितनी बीमारियां उससे रहती हैं या उसमें कुछ जीवाणु आ जाते हैं, तो वो जीवाणु उसमें बीज उपचार करने से मर जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा है कि जो हमारा उत्पादन में जो जर्मिनेशन या अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा आता है जी जी। और पौधा स्वस्थ रहता है। पौधा स्वस्थ उगता है, बीज से पौधा स्वस्थ उगेगा तो निश्चित रूप से उसमें कीड़ों के भी जो आक्रमण है वो कम होगा। जी जी। इसलिए बीज उपचार करना आवश्यक बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। जी, हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि खरीफ की जो मुख्य फसल है वो सोयाबीन है। जी हाँ, जी तो हाँ। सोयाबीन में कौन कौन से कीट नुकसान करते हैं? जी हाँ, जैसे कि सोयाबीन की हमारी खरीफ की मध्य प्रदेश में तो विशेष रूप से बहुत अत्यधिक इसमें लिया जा रहा है, जी। मात्रा क्षेत्रफल में हो रहा है, उत्पादन लिया जा रहा हाँ है। जी। तो इसमें शुरुआत से हम यदि ध्यान दें, अब ये बोनी का समय चल रहा है और ये बोनी लगभग 7-8 जुलाई तक इसकी बोनी चलेगी। और इसमें जो उत्पादन के कम होने के विशेष जो कारक है, सबसे पहले उत्पादन के जो कारक हैं वो है कि एक तो जलवायु परिवर्तन। जी। हम अभी देख रहे हैं कि अभी तो पानी गिर गया है, बढ़िया बहुत अच्छा गिरा है, लेकिन पानी गिरने के बाद यदि कुछ दिन तक 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक यदि पानी नहीं गिरता है जी। तो अंकुरण में प्रभाव होने की क्षमता रहती है। जी जी जी। और यदि पानी गिरता रहे बीच बीच में रुक के तो सोयाबीन फसल अच्छी आएगी। पर यदि ठीक नहीं आती है वो, या फिर उसमें कभी पानी का कम ज़्यादा होता है, तो फसल यदि कमज़ोर रह जाती है तो उसमें कीड़ों का आक्रमण ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। जी। तो जैसे कीड़े बीमारियां लगती है, फिर बीमारियों में पीला मोज़ेक लगता है। ये पीला जैसे पीलापन आप देखते हैं किसान भाई हमेशा कि मेरा पीले पड़ जाते पीले हैं। पड़ जाते जी, हैं, जी। कि पीला पड़ गया। एक प्रकार की एक वायरस बीमारी है ये, जी। इसको सोयाबीन का वायरस कहते हैं। और ये भी एक जो बीमारी है, बीमारी जरूर कहलाती है लेकिन ये भी कीड़ों से होती है। अच्छा। हमको लगता है कि बीमारी है, लेकिन ये बीमारी कीड़ों से, जो एक इसमें सफ़ेद मक्खी हम देखते हैं जब पौधा हिलाते हैं तो उसमें बहुत सारी सफ़ेद मक्खियाँ से उड़ती है जी, बारीक बारीक सी। तनाछेदक भी एक मक्खी होती है डॉक्टर साहब? जी हाँ, तनाछेदक मक्खी होती है। तो देखिए 2-3 प्रकार की, पहले तो कीड़ों के बारे में मैं बिल्कुल, जानकारी दे दूं आपको। जब सबसे शुरुआत में इसमें 3 प्रकार के कीड़े लगते हैं, 2 या 3 प्रकार के। एक तो पत्ती काटने खाने वाले कीड़े, जो थोड़ा सा बाद में आते हैं। शुरुआत में रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी है या थ्रिप्स कभी लगती है, कभी कहीं जगह माहू लगता है, लेकिन सफ़ेद मक्खी का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। और यदि शुरुआत में वो लग गई तो वो पौधा पीलापन पड़ जाता है उसमें, और ये एक पौधे से दूसरे पौधे में इसका फैलाव होता है। जी। तो इनके नियंत्रण के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। पहले कीड़ों के बारे में बता दूं मैं आपको, किसान भाई। तो दूसरा प्रकार का कीड़ा, जब से फसल जब 1 आध महीने की 30-35 दिन की हो जाती है, तो उस समय तना मक्खी एक लगती है। तना मक्खी, जैसे आपने अभी बता रहे थे, तना मक्खी जो है, या स्टेम फ्लाई जिसको कहते हैं, तना मक्खी का प्रकोप होता है। और ये देखेंगे मुश्किल से 10 से 15% में ही पौधों में नुकसान करता है। तो ऐसी अवस्था में हम बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग ना करें। जहाँ और इसमें देखते हैं कि तना मक्खी में, जो सोयाबीन में 1 महीने की फसल लगभग 8-10 से 12 इंच की होती है, और ऊपर का 1 इंच में वहाँ ऊपर सूख जाता है, उसका बॉडी जो ऊपर कहलाती है सूख जाती है। इसका मतलब उसमें तना मक्खी का प्रकोप हुआ है। तो उसमें केवल ऊपर की, यदि हम सब तना मक्खी का ऊपर का तोड़ लेंगे, तो चूंकि 10% ही ऐसे पौधे रहते हैं जिसमें इसका नुकसान हुआ रहता है। ऊपर से तोड़ के किसी प्रकार की दवाई न डालें, क्योंकि ये समन्वित कीट पद्धति में यही है कि दवाइयों का उपयोग सबसे आखिरी में अंतिम हथियार के रूप में करेंगे। जब तक हमें जरूरत नहीं है तब तक हमें किसी प्रकार के घातक दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। फिर अन्य विधियों का, तो ये जो बताया कि ऊपर से तोड़ लीजिए तो एक यांत्रिक विधि में आएंगे, तो तोड़ने के बाद उसके बाद फिर नहीं आएगा। फिर कुछ दिन बाद, जैसे 30-35 दिन की 40 दिन की फसल हो जाती है, तो उसमें गर्डल बीटल नाम का, जिसमें चक्रभृंग जिसको कहते हैं, चक्रभृंग, एक पत्तियों में आप देखेंगे 2 चक्र बनते हैं और ऊपर का वो पूरा 3 पत्ती वाला सूख जाता है, और 2 चक्र बनेंगे और बीच में एक छेद दिखेगा जहाँ से वो इल्ली अंदर अंडा देती है और अंदर इल्ली रहती है। तो ऐसे चक्रभृंग जो रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
तो इसके लिए नियंत्रण के लिए भी हम देखेंगे कि अगर ये वो ऊपर ऊपर टूट सकता है तो उसको तोड़ के उनको अलग से नष्ट कर दें ताकि वो इल्ली सहित वो नष्ट हो जाए। जी दवाइयाँ तो मैं बताऊंगा किसान भाई, जी, आप मत बिल्कुल। घबराइए, लेकिन आखिरी में बताऊंगा हाँ क्योंकि जी, हमारी बिल्कुल जो बिल्कुल समन्वित हमारे पद्धति किसान भाई चल रही है। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। हमारी चर्चा जारी रहेगी। किसान भाइयों आप कहीं मत जाइएगा, अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि सोयाबीन में या खरीफ में समन्वित कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर संजय वैशंपायन। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जबलपुर से हमारे साथ आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो सोयाबीन के अभी हमने कीटों के बारे में बताया, और आप कुछ और कीटों का नाम लेना चाहेंगे? जी हाँ, इसमें एक बहुत 2 कीड़े और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक तो सबसे पहले जो अर्धकुंडलक इल्ली जिसको कहते हैं, शुरुआत में 35-40 दिन में आती है। वो पत्तियां बहुत ज़्यादा खाती हैं, जैसे जैसे अर्धी कुंडली बना के चलती हैं तो वो पूरी पत्तियां खा जाती हैं। और इसी प्रकार के एक और कीड़ा लगता है जिसमें तम्बाकू की इल्ली कहते हैं जिसको। जी। तो तम्बाकू की इल्ली, नाम है तम्बाकू की इल्ली, लेकिन वो लगती है सोयाबीन में बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा जी। और ये पूरी पत्तियाँ को पूरी इतनी खा जाती है कि केवल उसकी वो पत्तियों की शिराएँ दिखती हैं। तो उसमें जिसको जैसे कहते हैं बीच में कि अफलन, सोयाबीन में अफलन का रोग आ गया, लेकिन अफलन का रोग नहीं रहता है। ये इल्लियाँ जो रहती हैं, इल्लियाँ फूल, और ये जो प्रोडोप्टेरा अभी जो बताइए तम्बाकू की इल्ली, ये पूरी फूल खा जाती है, जिससे वो अफलन की उसमें शिकार हो जाते हैं पौधे। अच्छा जी। तो ये दोनों पत्तियां काटने वाले जो इल्लियां हैं, हाँ जी, इससे भी लगभग 60-70% तक नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को उत्पादन में। बहुत बड़ा एक इसलिए नुकसान इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी। तो क्या डॉक्टर साहब इनको आने से पहले रोकना जा सकता है, कुछ और किया जा सकता है कि ये आए ही ना हमारे खेतों में? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो इसके लिए बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए एक जो हमारी समन्वित कीट नियंत्रित पद्धति में यांत्रिक विधि जिसको कहते हैं जी, इसके अंदर एक प्रकाश प्रपंच आता है। अच्छा जी। तो प्रकाश प्रपंच का हम उपयोग कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा, जिसमें किसी प्रकार की दवाइयों का उपयोग नहीं होता है। केवल प्रकाश प्रपंच 1 एकड़ में यदि आप 2 लगा दें, आजकल कई प्रकार के प्रकाश प्रपंच आते हैं, जिसमें अगर बिजली नहीं भी हो तो सोलर से, सौर्य ऊर्जा से चलने वाले प्रकाश प्रपंच हैं। इसमें ये होता है कि जो इल्लियाँ हैं, इल्लियाँ तो सीधे उड़ के आती नहीं, जैसे आपने बोला कि शुरुआत में इससे क्या कर सकते हैं, इल्लियाँ तो उड़ के आएंगी नहीं, लेकिन इल्लियों के जो वयस्क हैं, तितलियाँ जो जिसको कहते हैं, तो तितलियाँ क्या करती हैं,
अंडे देती हैं जी। और एक जो तितली है एक इसमें लगभग 1000 से 1500 अंडे देती है अच्छा। एक बार में। तो यदि इन तितलियों को पहले ही हम पकड़ लें, इनको वयस्क को, इन इल्लियों के जो वयस्क के पहले ही हम जी, पकड़ लें, जी। तो हम आगे वाली उनकी जनसंख्या को कम किया जा सकता है। वाह। और यदि जनसंख्या कम हो जाए तो सीधे सीधे हमें दवाइयों को प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और फसल हमारी सुरक्षित रहेगी बिना किसी इसके। तो शुरुआत से यदि हम लगाएं, जून में जैसे हम बोनी करते तब से हमको प्रकाश प्रपंच यदि लगा दें तो शुरुआत से ही उनको कीड़ों को जो वयस्क अवस्था है उनको पकड़ लें तो ये तितलियाँ इल्ली अंडे दे नहीं पाएंगी और अंडों से फिर इल्ली नहीं निकल पाएंगी, जी। पहले ही इनको पकड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप ये बताना चाहें कि कितनी दूरी पर प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए और कब किसान भाई समझे कि अब देर हो गई है, इतनी अब इल्लियां पकड़ में आ गई, बिल्कुल, इतने बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तितलियां पकड़ में आ गई, अब इसके बाद तो हमें दवाई ही डालनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये आपने प्रश्न है कि एक यदि हेक्टेयर में अपनी जमीन, ये 1 हेक्टेयर जी। है तो लगभग 2 हम यदि प्रकाश प्रपंच लगा देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसका नियंत्रण हो सकता है। पर यदि एक किसान लगाएं तो उसमें तो ठीक है, लेकिन यदि सामूहिक रूप से हमारे जितने आसपास के किसान भाई एक साथ यदि 1 हेक्टेयर में भी एक भी लगा सकते हैं, यदि कई बहुत सारे किसान आपस में मिलके 8-10 किसान मिल लें और उन्होंने 8-10 यदि प्रकाश प्रपंच लगा दें, हाँ जी, हाँ तो जी। पूरे गांव की भी ये समस्या हल हो सकती है। अरे वाह जी। बिल्कुल। और आजकल तो इतना यह नई पद्धतियाँ आ रही कि जहाँ बिजली नहीं भी हो तो भी सोलर जो सौर ऊर्जा है उससे हम चलाकर इसको लगा सकते हैं। और लेकिन इसके बावजूद यदि ऐसा लगता है कि अब दवाइयों का उपयोग करना है कि नहीं करना है, तो यदि हम इसमें गिनेंगे, थोड़ा गिनते हैं कि करीब 4-5 इल्लियाँ भी यदि हमको दिखती हैं फसलों पे लगभग 1 मीटर के इसमें अंतर पे, हाँ जी। तो फिर ऐसे लगा कि अब दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। जी, तो ये तो हमने बात की कि किसान भाई कैसे पहले ही नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है कि अगर उनका प्रकोप बढ़ गया तो कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल किसान भाई, यदि इतने सब प्रकार के हम पहले उपाय अपना लेंगे जी। और उसके बावजूद यदि हमारा कभी किसी साल रहता है कि बहुत ज़्यादा इल्लियों का आक्रमण हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में पर शुरुआत से आपको अन्य विधियाँ अपनानी ही हैं। और यदि उसके बावजूद ये लग रहा है कि अब ये हमारी शक्ति से बाहर जा रही इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो फिर हम दवाइयों का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में कुछ कीड़े बताए थे, रस चूसक कीड़े हैं, तो रस चूसक कीड़ों के लिए 2-3 दवाइयाँ बहुत अच्छी अभी भी कारगर सिद्ध हो रही है, जो हमेशा आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे। एक तो थायोमेथोक्साम है और थायोमेथोक्साम तो बहुत ही अच्छी दवाई है। इसकी बहुत कम दवाई लगती है। थायोमेथोक्साम की मुश्किल से आप आधा ml दवाई 1 लीटर पानी में, हाँ जी। यानी इतनी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये 50 ml दवाई में 1 एकड़ में ऐसे कुछ पाउच में भी मिलती हैं। जी, जी, तो जी। एक पाउच एक 15 लीटर के आप जो स्प्रेयर रहता है आपका, उसमें डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं। और उसी प्रकार ये तो रस चूसक कीड़ों की बात हुई। जितने रस चूसक है जैसे सफ़ेद मक्खी हुई या माहू उसमें लगा है तो सब इससे नियंत्रण। इवन जो आपका गर्डल बिटल जैसे चक्रभृंगी की बात कर रहे थे, उसके लिए भी यह थायोमेथोक्साम दवाई बहुत ही अच्छी, या इमिडाक्लोप्रिड दूसरी दवाई एक और है इमिडाक्लोप्रिड, जी। ये भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी। और दूसरे प्रकार के कुछ हमने अभी कीड़े बताए थे आपको कि जो पत्तियां काटने वाली, पत्तियां खाने वाली इल्लियाँ हैं, तो जैसे कि अर्धकुंडलक इल्ली बताई या तंबाकू की इल्ली है, या कभी कभी चने की इल्ली भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी इसमें समय में हम कुछ दवाइयाँ जैसे डाल सकते हैं कि रेनेक्सिपीर दवाई है, इसकी 300 ml दवाई 1 हेक्टेयर के लिए, ध्यान रखें 1 हेक्टेयर में है। या एंडोक्साकार्ब है, एंडोक्साकार्ब की भी 300 ml हम दवाई लेंगे। या प्रोफेनोफॉस दवाई है, प्रोफेनोफॉस की दवाई जो है ये इसके लिए जो पत्तियां काटने वाली इल्लियाँ हैं, हाँ जी, हाँ इनके जी। उपयोग में लाएंगे। इस प्रोफेनोफॉस की 1 लीटर दवाई 1 प्रति हेक्टेयर में उपयोग में लाएंगे। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये तो हमें पता ही है कि दवाइयाँ डाल सकते हैं, लेकिन इन दवाइयों का प्रयोग जब करते हैं तो भूमि के भी स्वास्थ्य को नुकसान होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को भी, पर्यावरण के। तो कैसे जैविक विधियाँ अपनाएं किसान भाई? जी हाँ, ये बिल्कुल जैविक, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैविक की तरफ मैं बताना भूल ही गया था किसान भाइयों को। चूँकि आज का ये समय चल रहा है, जैविक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सभी चीज़ का ध्यान जैविक पे दे रहे हैं। जैविक है या प्राकृतिक खेती पे ध्यान दे रहे हैं हम। तो जैविक विधि से यदि हमको नियंत्रण करना है तो इसके लिए बहुत अच्छे 2-3 दवाइयाँ हैं। एक तो बवेरिया बेसियाना एक फंगस है, जीवा फफूंद है, जी। इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इस बवेरिया बेसियाना की तरल लिक्विड मात्रा मिलती है, 1 लीटर दवाई इसकी 1 हेक्टेयर में हम डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं ये दवाई ये है। इसके अलावा
एनपीवी जो एनपीवी का घोल आता है, एनपीवी बाज़ार में मिलती है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस के नाम से है। तो इसका भी घोल जो है 1 लीटर के लिए इससे भी हम जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा फिर बेसिलस thuringiensis है, ये दवाइयाँ है, इसके लिए बहुत अच्छा इन्हें प्रयोग कर सकते जी हैं। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक और जानकारी दी जो कि आगे चलकर उनके लिए बहुत ज़्यादा कामगार सिद्ध होगी। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी। जी किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संतुलित उपयोग उर्वरक पर कार्यशाला, खरीफ फसलों में समेकित कीट नियंत्रण, हरी खाद के लाभ, गन्ने की फसल में सामयिक कार्य और सब्जियों को सफेद पत्ती धब्बा रोग से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। कृषि महाविद्यालय जबलपुर के मृदा विज्ञान विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला एवं राष्ट्रीय अभियान उर्वरकों का दक्ष एवं संतुलित उपयोग विषय पर आयोजित की गई। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन ने कहा कि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम तकनीक, नवाचार एवं फसलों की उन्नत एवं महत्वपूर्ण किस्मों को विकसित करने का एक ही उद्देश्य है। हमारे किसान प्रदेश एवं देश की उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति में सर्वोत्तम भागीदारी निभाते रहे हैं। कार्यशाला में आए समस्त किसान बंधुओं से डॉक्टर बिसेन ने अनुरोध किया कि आपको विश्वविद्यालय के हर नवीनतम तकनीक एवं शोध से प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ प्रयास करना चाहिए। इस दौरान संचालक प्रक्षेत्र डॉक्टर दीप पहलवान ने खेती की उन्नत तकनीक एवं प्रजनक बीज से संबंधित जानकारी प्रदान की। कृषि महाविद्यालय जबलपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर शरद तिवारी द्वारा संतुलित खाद एवं उर्वरक के उपयोग की बात कही। किसान भाइयों को धान की उन्नत तकनीक एवं महत्वपूर्ण किस्मों की विस्तार से जानकारी कार्यक्रम में दी गई। खेत के आसपास खरपतवारों को ना उगने दें। समय पर निंदाई करने से विषाणु जनित रोगों से भी बचा जा सकता है। खेत में 8 से 10 फोरामेन ट्रैप लगाएं जिससे नर कीट के प्रोड़ों को प्रजनन से रोका जा सके। यदि 8 पतंगे प्रतिदिन लगातार 3 दिन तक मिलें तब इसके नियंत्रण की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। खेतों में आरंभ से ही पक्षी आश्रय स्थल अंग्रेजी के टी आकार की लकड़ी लगाएं। सब्जियों में नीम का तेल अथवा नीम के अर्क 5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रस चूसक कीटों व पत्ती भक्षक कीटों के प्रकोप से बचा जा सकता है। हरी खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की भौतिक शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। हरी खाद से मृदा उर्वरता की भरपाई होती है, न्यूट्रिशन की उपलब्धता को बढ़ाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है। मिट्टी की संरक्षण में सुधार होने के कारण फसल की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है। हरी खाद के लिए उपयोग किए गए फलीदार पौधे वातावरण से नाइट्रोजन व्यवस्थित करके नोड्यूल्स में जमा करते हैं जिससे भूमि की नाइट्रोजन शक्ति बढ़ती है। हरी खाद के लिए उपयोग किए गए पौधों को जब जमीन में हल चलाकर दबाया जाता है तो उनके सड़ने गलने से नोड्यूल्स में जमा की गई नाइट्रोजन जैविक रूप से मिट्टी में वापस आकर उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। पौधों के मिट्टी में गलने सड़ने से मिट्टी की नमी की जल धारण क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। हरी खाद के गलने सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि मिट्टी से आवश्यक तत्व को मुक्त करवाकर मुख्य फसल के पौधों को आसानी से उपलब्ध कराती है। गन्ने के जिन खेतों का ब्यात पूरा हो चुका है उसमें मिट्टी चढ़ा दें। चोटी भेदक कीट की मादा तिल्ली जुलाई माह में पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। अंडे वाली पत्तियों को नष्ट कर दें तथा कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य उपयोग करें। जल निकास का उचित प्रबंधन करें। वर्षा के दिनों में पर्याप्त वर्षा न होने पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। सूखे से बचने, जल के समुचित उपयोग एवं बिजली की कमी से निपटने के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। सफेद गिडार के नियंत्रण हेतु लाइट ट्रैप या पौधों पर कीटनाशी छिड़काव अवश्य करें। सफेद पत्ती धब्बा रोग माइकोस्पिरिला कैप्सुली नामक कवक के कारण सभी गोभी वर्गीय सब्जियों में होता है, परंतु मुख्य रूप से पत्तियों वाली सब्जियों में अधिक रोगग्राही होती है। इससे रोग में मुख्य रूप से पत्तियों पर सर्वप्रथम छोटे छोटे आकार के हल्के हरे रंग के और ग्रे रंग के धब्बे बनते हैं। पुराने धब्बे गोलाकार व सफेद रंग के तथा 10 से 12 मिलीमीटर आकार के होते हैं। अधिक आर्द्रता होने की स्थिति में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग की कवक वृद्धि दिखाई पड़ती है। संक्रमित भाग फैलकर सभी पत्तियों को झुलसा देता है। इसके प्रबंधन के लिए उचित फसल चक्र का चुनाव करें। खरपतवार का नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। कवकनाशी का उपयोग भी करें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। अगर किसी कारणवश आप हमारा आज का ये प्रोग्राम देखना भूल गए हो या दोबारा देखना चाहते हैं तो आज रात को 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।